नमस्कार दोस्तों। आज अपन पढ़ने वाले हैं भूगर्भीय समय सारणी के बारे में और कुछ भारत की चट्टानों के बारे में। भारत की प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दो चीजें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले भूगर्भीय समय सारणी हमें क्यों पढ़नी पड़ती है। इसीलिए पढ़नी पड़ती है कि जब अपन चट्टानों को पढ़ेंगे और हमें यह पता चलेगा कि कौन सी चट्टानें किस महाकल्प में बनी है, किस काल में बनी है, किस शक में बनी है, ये सब आएगा तो अपनी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको अपन को पढ़ना पड़ेगा, भूगर्भिक समय सारणी को। इसीलिए जरूरी हो जाता है, इतिहास का एक क्रम जानने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। भूगर्भिक समय सारणी में 5 महाकल्प है। 5 महाकल्पों में विभक्त किया गया है इसको। तो 5 महाकल्प कौन कौन से हैं? आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। तो ये 5 महाकल्प हो गए। कौन कौन से हो गए? आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। बात करते हैं आर्कियोजोइक महाकल्प की। आर्कियोजोइक महाकल्प कब से कब तक का काल कहलाता है? 4 अरब से 2.5 अरब वर्ष पूर्व का काल क्या कहलाता है? आर्कियोजोइक महाकल्प कहलाता है। दूसरा आता है प्रोटीरोजोइक महाकल्प। तो प्रोटीरोजोइक महाकल्प 2.5 अरब से 1.91 अरब वर्ष का काल क्या कहलाता है? प्रोटीरोजोइक महाकल्प कहलाता है। और आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक महाकल्पों को एक साथ में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में 2 महाकल्पों को शामिल किया जाता है। तो ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं कि प्री कैम्ब्रियन महाकल्प एक शब्द है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आर्कियोजोइक महाकल्प और प्रोटीरोजोइक महाकल्पों को जोड़ करके प्री कैम्ब्रियन महाकल्प कहा जाता है। ठीक है। फिर तीसरा आता है पेलियोजोइक महाकल्प। ठीक है। पेलियोजोइक महाकल्प की बात की जाए तो 59 करोड़ से 24.8 करोड़ वर्ष का जो काल है वो क्या कहलाता है? पेलियोजोइक महाकल्प कहलाता है। और पेलियोजोइक महाकल्प को ही प्रथम युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम युग कहा जाता है। और इसमें 6 अलग अलग काल आएंगे। पेलियोजोइक महाकल्प को भी 6 भागों में विभक्त किया गया है। 6 काल कहते हैं इसको, 6 शक भी कह सकते हैं। ठीक है। तो काल या शक दोनों शब्दों का यहाँ पर एक प्रयोग अलग अलग किया जाता है, लेकिन मतलब एक ही है। ठीक है। तो 6 काल कौन कौन से आएंगे? कैम्ब्रियन शक 59 करोड़ वर्ष पूर्व से 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक का काल कैम्ब्रियन शक। आर्डोविशियन में 50.5 से 43.8 करोड़ वर्ष का काल कहलाता है। और सिल्यूरियन शक की बात करें तो 43.8 करोड़ वर्ष से 40.8 करोड़ वर्ष का काल। और डिवोनियन शक की बात करें तो 40.8 से 36 करोड़ वर्ष का काल क्या कहलाता है? डिवोनियन। कार्बोनिफेरस आता है इसमें 36 से 28.6 करोड़ वर्ष का। और परमियन शक आता है 28.6 से 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व का काल कहलाता है। तो पेलियोजोइक महाकल्प को पढ़ लिया। तीसरा महाकल्प है, इसको प्रथम युग कहा जाता है। इसमें 6 काल आएंगे। 6 काल कौन कौन से आएंगे? 6 शक भी बोल सकते हैं इनको। कौन कौन से हैं? कैम्ब्रियन शक, आर्डोविशियन शक, सिल्यूरियन शक, डिवोनियन शक, कार्बोनिफेरस शक और परमियन शक। ये प्रमुख इसमें शक आएंगे। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पेलियोजोइक में 6 काल आएंगे। कौन कौन से आएंगे? कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। आप याद रख सकते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं अगले की। तो अगला आएगा चौथा मीसोजोइक महाकल्प। ठीक है। चौथा महाकल्प कौन सा आएगा? मीसोजोइक महाकल्प आएगा। और इसे अपन द्वितीय युग भी कहते हैं। 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व का काल क्या कहलाता है? मीसोजोइक महाकल्प कहलाता है। ठीक है। मीसोजोइक महाकल्प कब से कब तक का काल कहलाता है? 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व का काल मीसोजोइक महाकल्प कहलाता है। इसी को द्वितीय युग कहा जाता है। और इसी मीसोजोइक महाकल्प को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो ठीक है, विभाजित किया जाता है। ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रेटेशियस। 24.8 से 21.3 करोड़ वर्ष पूर्व का काल तो कहलाता है ट्रियासिक। और 21.3 से 14.4 करोड़ वर्ष का जुरेसिक काल कहलाता है। और 14.4 से 6.5 करोड़ वर्ष का पूर्व का काल क्या कहलाता है? क्रिटेशियस कहलाता है। तो ये अपन ने पढ़ लिया। ठीक है। चौथे को पढ़ लिया। ठीक है। मीसोजोइक महाकल्प, इसके बारे में देखें। द्वितीय युग इसको कहते हैं। 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व से
5 करोड़ वर्ष पूर्व का काल है, इसमें 3 शक आएंगे। इस महाकल्प में 3 काल आएंगे, 3 शक आएंगे। कौन कौन से आएंगे? ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद में आएगा सीनोजोइक महाकल्प और नियोजोइक महाकल्प। ठीक है, तो इन दोनों महाकल्पों को एक साथ में लिया जाता है, इसीलिए हमारे 5 हो जाते हैं। और अगर अपन सीनोजोइक और नियोजोइक महाकल्पों को अलग अलग बोलेंगे तो ये हमारे 6 महाकल्प हो जाते हैं। ठीक है, इनको एक साथ में लिया जाता है। तो सीनोजोइक महाकल्प में 5 शक आएंगे, 5 काल आएंगे। कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले इसका कालक्रम कितना है? तो 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व तक का काल कहलाता है क्या? सीनोजोइक महाकल्प। और इसी सीनोजोइक महाकल्प में अलग अलग 5 क्या आते हैं? काल आते हैं, काल आते हैं या फिर शक आते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है पेलियोसिन, 6.5 से 5.49 करोड़ वर्ष पूर्व तक का काल। ठीक है, फिर आता है इयोसिन। इयोसिन कब से कब तक का आता है? 5.49 करोड़ वर्ष पूर्व से 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व का काल क्या आता है? इयोसीन। फिर आता है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन की बात करें 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व से 2.46 करोड़ वर्ष पूर्व का। फिर आता है मायोसीन, तो मायोसीन 2.46 से 51 लाख तक का। ठीक है, और उसके बाद में आता है प्लायोसीन, तो प्लायोसीन 51 लाख से 20 लाख तक का आता है। और फिर नियोजोइक महाकल्प शुरू हो जाता है, और इसी नियोजोइक महाकल्प में 2 काल आते हैं, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। प्लिस्टोसिन आता है 20 लाख से 11,000 वर्ष पूर्व तक का काल। होलोसिन आता है 11,000 से वर्तमान तक का काल। तो ये थी भूगर्भिक समय सारणी, जिसके आधार पर अपन क्या पढ़ेंगे? जो भी चट्टाने हैं भारत में, प्रमुख चट्टाने हैं, उनका कौन से महाकल्पों में, कौन से महाकल्प के कौन से शक में, कौन से काल में इनका उत्पत्ति होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 5 महाकल्प। 5 महाकल्प कौन कौन से हैं? सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला है हमारा आर्कियोजोइक, दूसरा है प्रोटीरोजोइक, तीसरा है पेलियोजोइक, चौथा है मिसोजोइक, और पांचवें में 2 को शामिल किया जाता है, सीनोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, तो ये मिलाकर के 5 हमारे महाकल्प हो जाते हैं। और 5 महाकल्पों में 4 युग हैं और 16 शक हैं। 16 शक कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें? पेलियोजोइक महाकल्प के अंदर 6 मिलेंगे, मिसोजोइक में 3 मिलेंगे, और सीनोजोइक में 5 मिलेंगे, नियोजोइक में 2 मिलेंगे। टोटल मिलाकर के हो जाएंगे 6। कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो ये था हमारा भूगर्भिक समय सारणी का टॉपिक। इसके बाद में अपन अब शुरू करते हैं। कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं? हम कर रहे हैं भारत के प्रमुख चट्टाने कब कब कौन सी चट्टाने हुई है, उनके बारे में अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर अपने को भारत की चट्टाने पढ़नी है तो हमें दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार को हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार को अगर अपन पढ़ेंगे तो इसकी विशेषता हमें जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कब, इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, भूपृष्ठ के शीतलन और दृढ़ीकरण से। मतलब कि वो आग का गोला था पृथ्वी। ठीक है, वो आपको पता होगा कि यहाँ पर लावा का उद्गार होता है वगैरह वगैरह। तो ये क्या है? प्री कैम्ब्रियन काल में भूपृष्ठ के शीतलन और दृढ़ीकरण से क्या होता है? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण होता है। यह भाग कभी समुद्र में पूर्णतया डूबा नहीं है और इस पर विवर्तनिकी बलों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी के जो बल हैं या फिर कोई और बल है तो उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है इस भाग पर। और इस भाग की जो भी नदियां हैं वो अपनी प्रौढ़ अवस्था में पहुंच करके आधार तल को प्राप्त हो चुकी है। और ये है क्या है? गोंडवाना लैंड का भाग है। और इस भाग के अधिकांश पर्वत तथा श्रेणियां अब वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत की अवस्था में आ चुके हैं। ठीक है, और आर्कियन युग के आग्नेय से निर्मित चट्टाने हैं ये, जो अब नीस और शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। ठीक है, तो ये थी प्रायद्वीपीय पठार की हमारी विशेषताएं कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो प्री कैम्ब्रियन काल में भूपृष्ठ के शीतलन और दृढ़ीकरण से इनका निर्माण हुआ है और यह भाग कभी समुद्र में पूर्णतया नहीं डूबा। गोंडवाना लैंड का यह भाग है और इस भाग की अधिकांश पर्वत श्रेणियां क्या है? अवशिष्ट अवस्था में पहुंच चुकी है। और यहाँ की जो भी नदियां हैं वो भी अपनी प्रौढ़ अवस्था में पहुंच करके आधार तल को प्राप्त हो चुकी है। और आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से ये निर्मित है, जो अब क्या है? नीस व शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। ठीक है, तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब बात करते हैं चट्टानों की। तो चट्टानें कौन सी है? सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे। सबसे पुरानी यही चट्टानें हैं, इसलिए हमें इनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें, जैसा कि आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा होगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें कि किस तरीके से फैली हुई है हमारे पूरे भारत के मानचित्र में, भारत के नक्शे में आपको दिखाई दे रहा होगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार अर्थात झारखंड तथा और क्या है, और कौन सा इलाका है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाला हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और हिमालय के गर्म में भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, आर्किन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, और ये चट्टानें रवेदार है और इनमें जीवाश्म का अभाव है। ठीक है, ये पॉइंट विशेष है, इसमें जीवाश्म का अभाव मिलता है आर्किन क्रम की चट्टानों में। ठीक है, जीवों की उत्पत्ति लगभग हुई नहीं थी इस समय पर जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। ठीक है, और इन चट्टानों पर आंतरिक शक्तियों का काफी प्रभाव पड़ा है। ये नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट प्रकार की चट्टानें हैं, आर्किन क्रम की चट्टानें। और इन प्रमुख चट्टानों को 3 प्रमुख चट्टानें मिलती है हमें देखने के लिए, आर्किन क्रम की चट्टानें, बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस, जिनमें से सबसे प्राचीन कौन सी है, बुंदेलखंड नीस है। ठीक है, और आर्किन क्रम से प्रायद्वीपीय भारत का कितना हिस्सा बना है, 2/3 भाग बना है। ठीक है, तो ये थी आर्किन क्रम की बातें। ठीक है, आर्किन क्रम की चट्टानें किधर किधर फैली है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार किधर पड़ता है, झारखंड वाले इलाके में पड़ता है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और हिमालय के गर्भ में भी इस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। और आर्किन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव मिलता है और इन चट्टानों पर आंतरिक शक्तियों का काफी प्रभाव पड़ा है। और ये नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट प्रकार की चट्टानें हैं, आर्किन क्रम की चट्टानें। भारत का लगभग 2/3 भाग इन्हीं चट्टानों से बना हुआ है और इनमें 3 प्रमुख चट्टानें देखने को मिलती है, बंगाल नीश, बुंदेलखंड नीश और नीलगिरी नीश। बुंदेलखंड नीश सबसे प्राचीन है। अब बात करते हैं अगली चट्टानों की। आर्किन क्रम की चट्टानों के बाद में निर्माण कौन सी चट्टानों का होता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण कैसे हुआ, तो उनका निर्माण हुआ आर्किन क्रम की चट्टानें जो थी, प्राथमिक चट्टानें जो थी आर्किन क्रम की, उन प्राथमिक चट्टानों के जब अपरदन होता है, उनका अपरदन होने के बाद में जो मिट्टी जो भी होती है टूट करके कहीं और जाकर के अपनी एक परत जम जाती है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, एक ही अपरदन व निक्षेपण के बाद में जो जमाव होता है उस मिट्टी का, उसी को अपन कहेंगे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी है। ठीक है, बनी है आर्किन क्रम की चट्टानों के बाद। ठीक है, आर्किन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी है। इसका विस्तार क्षेत्र कौन कौन सा है, तो जैसा कि आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा है कि सर्वाधिक तो देखो कर्नाटक में है, फिर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके में, गुजरात के उत्तर पूर्वी इलाके में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके में, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कुछ कुछ अंश हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, असम, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हमें देखने को मिलता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों की। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं की और बात करते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र तो आपने देख लिया होगा, मानचित्र में दिखाई दे रहा है। अब इनकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो इस क्रम की चट्टानों का जन्म कहां पर हुआ, कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी और शिवमोगा जिले में हुआ। और कर्नाटक का जो धारवाड़ जिला है, इसी के नाम पर इनका नाम रखा गया है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्यों, क्योंकि धारवाड़, बेलारी और शिवमोगा इन जिलों के अंदर क्या है, प्रमुख रूप से ये चट्टानें पाई जाती है, मतलब कि बहुत ज्यादा रूप में पाई जाती है, इसीलिए क्या कहते हैं कि इधर धारवाड़ के नाम पर ही रखा गया है इनका नाम। और ये प्रायद्वीपीय और बाह्य प्रायद्वीप दोनों भागों में मिलती है। प्रायद्वीप आपको पता है कि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय जो इलाका है ना, तो उसी के अंदर तो मिलती है, लेकिन बाह्य प्रायद्वीप जैसे कि कश्मीर की घाटियां हैं, ठीक है, और इधर पूर्वांचल की पहाड़ियों में, तो ये क्या है, बाह्य प्रायद्वीप का हिस्सा है, तो इनमें भी मिलती है। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करें, इनके क्षेत्र की बात करें कि कौन कौन से क्षेत्रों में मिलती है, तो अरावली की श्रेणियां जो है वो इन्हीं चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, बालाघाट क्षेत्र, रेवा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, मिकिर की पहाड़ियां तथा दिल्ली श्रेणी। ठीक है, तो ये सभी इलाके कौन से हैं, ये इसी के भाग हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बाह्य प्रायद्वीप की। तो बाह्य प्रायद्वीप में आपको पता है लद्दाख, जास्कर, कुमायूं की पर्वत श्रेणियां, स्पीति घाटी के वक्रता श्रेणी तथा असम के पठारी भाग, शिलोंग श्रेणी आदि के अंदर क्या मिलती है हमें, उनके शिखरों और गर्तों में हमें क्या मिलती है, ये चट्टानें मिलती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, और भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें भी यही मानी जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो अपन ने पहले पढ़ी थी वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि ये चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानें महत्वपूर्ण है। और अपन कुडप्पा क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे तो वो भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादातर महत्वपूर्ण कौन सी है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, तो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक विशेष पॉइंट है, आप जरूर याद रखना कि आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और इन चट्टानों में देश की सभी प्रमुख धातुएं मिलती है, देश की लगभग सभी धातुएं यहाँ पर मिलती है इन चट्टानों में। कौन कौन सी, सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता, ये सभी प्रमुख जो धातुएं हैं
वो सभी मिलती है। और इन्हीं चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं? तो इनमें चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? फ्लोराइट, इल्मेनाइट, सीसा, सुरमा, बुल्फ्राम, अभ्रक, कोबाल्ट, एस्बेस्टस, गार्नेट, संगमरमर, कोर्डम इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी कहाँ मिलेंगे अपने को? वहीं मिलेगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंदर ये सभी चीजें मिलेगी। अगर अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई कि सोना कहाँ मिलेगा भारत में, सोना भारत ऐसे प्रश्न पूछ ले कि भाई भारत में मैंगनीज कहाँ मिलेगा, या फिर पूछ ले कि भारत में सोना कहाँ मिलेगा, तो आपको अगर ये पता होगा ना कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ है, तो आप एग्जाम के अंदर अनुमान भी लगा सकते हो कि ये किधर मिलेगा। अगर अपने को पता होगा कि भाई सोना कहाँ मिल सकता है, तो जहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें होंगी वहां पर हमें मिल सकता है। इसलिए अपन एग्जाम में ऑप्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना एलिमिनेट कर सकते हैं इस आधार पर, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और कर्नाटक में क्वार्टज चट्टानों की अधिकता होने के कारण कोलार और धारवाड़ की घाटी में सोना सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, क्वार्टज चट्टानों की अधिकता है कर्नाटक में, और उन्हीं क्षेत्र में कोलार और धारवाड़ क्षेत्र की जो घाटियां हैं उनमें क्या मिलेगा अपने को? सोना सर्वाधिक मिलेगा। लोहे की बात करें, झारखंड, ओडिशा, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में हमें अधिक देखने को मिलता है। इन्हीं चट्टानों में मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और बात करें अरावली की पहाड़ी की, तो अरावली की जो पहाड़ी है उसका निर्माण भी क्या हुआ? मोड़दार पर्वत के रूप में धारवाड़ क्रम में ही हुआ है। ठीक है, धारवाड़ जो काल है उसी काल के अंदर अरावली की पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। वर्तमान में ये अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो अवशेष के रूप में है, एकदम मतलब कि समतल होने की कगार पर है। और संसार का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली की पहाड़ियां ही है, जो कि धारवाड़ क्रम में इनका निर्माण हुआ है। और क्या है? संसार का सबसे पुराना पर्वत और मोड़दार पर्वत है। अब बात करते हैं कुड़प्पा क्रम की। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की बात करते हैं। इनका निर्माण कब हुआ? धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार से अपने आर्किन क्रम की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से आर्किन चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ कि उनके अपरदन व निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनती है। और कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कैसे कैसे बनती है? इसी प्रकार से बनती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से, जिनमें जीवाश्म का अभाव मिलेगा हमें। और इनका जो नामकरण है, कुड़प्पा जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में एक जिला पड़ता है कुड़प्पा, उसी जिले के नाम पर के इसका नामकरण रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि कुड़प्पा में ज्यादातर विस्तृत क्षेत्र मिलेगा हमें कुड़प्पा चट्टानों का, इसीलिए उस क्षेत्र के हिसाब से नाम रख दिया गया है। इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो हमें देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमालय के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। कृष्णा घाटी, अन्नामलाई की श्रेणी, चैयार श्रेणी तथा पापादनी श्रेणी में भी विस्तृत रूप से हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और इनका जो निर्माण, इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है? बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, एस्बेस्टस तथा चूने के पत्थरों की चट्टानों से इनका निर्माण सामग्री मिलती है। ठीक है, तो ये सभी निर्माण सामग्रियां भी हमें यहीं से देखने को मिलती है। और धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुड़प्पा चट्टानें आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है। यह बात भी मैंने आपको बता दी है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें जितनी महत्वपूर्ण है उतनी महत्वपूर्ण कुड़प्पा चट्टानें नहीं है। ठीक है, और इन चट्टानों से लोहा, मैग्नीज, एस्बेस्टस व टाल्क रंगीन पत्थर भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। एस्बेस्टस और टाल्क की बात करें तो ये कुड़प्पा तथा करनूल जिले से प्राप्त होता है हमें। ठीक है, और बालू का पत्थर, चूने का पत्थर, शीशा, तांबा, कोबाल्ट, रांगा, ये भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। तांबा और रांगा की बात करें तो ये हमें राजस्थान में जो इस प्रकार की चट्टानें मिलती है धारवाड़ क्रम की, ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो मिलती है उन्हीं में हमें क्या मिलेगा? तांबा और रांगा मिलेगा। और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। विशेष बात यह भी है कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से ही पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों की। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? तो कुड़प्पा चट्टानों के बाद में तो इनका निर्माण हुआ है और नामकरण विंध्याचल के नाम पर इनका पड़ा है। ठीक है, विंध्याचल के नाम पर इनका निर्माण पड़ा है विंध्यन क्रम की चट्टानों का। ठीक है, और यह परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण कब हुआ? जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। ठीक है, जल निक्षेपों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। विंध्यन क्रम गंगा के मैदान और दक्कन पठार के मध्य जल विभाजक रेखा बनाती है। ठीक है, तो विंध्यन क्रम क्या करती है? गंगा के मैदान और दक्कन पठार के मध्य जल विभाजक रेखा तैयार करती है। ठीक है, और इसके विस्तार की बात करें तो लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर में आगरा से लेकर के दक्षिण में होशंगाबाद तक, और पूर्व में झारखंड के सासाराम और रोहतास क्षेत्र से पश्चिम में चित्तौड़गढ़ राजस्थान के इलाके तक फैला हुआ है ये 1 लाख वर्ग किलोमीटर में। अधिकतम इसकी चौड़ाई देखें तो कहाँ मिलेगी हमें? आगरा तथा नीम के मध्य हमें देखने को मिलेगी। बांदर, वीजवार तथा केमून की श्रेणियां इसी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती है। बांदर, वीजवार और केमून श्रेणियां इसी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत गिनी जाती है।
मतलब कि इन्हीं के अंदर आती है। चूने का पत्थर बात करें तो ये सीमेंट उद्योग के लिए उपयोगी है। वो कहाँ से मिलेगा अपने को? इन्हीं चट्टानों से मिलेगा। ठीक है, चूने का पत्थर मिलेगा, चीनी की मिट्टी, चीनी मिट्टी मिलेगी हमें, और क्या मिलेगा? अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी हमें मिलेगी। ठीक है, विंध्य क्रम के चट्टानों से क्या क्या मिलेगा? चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी और अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी और वर्ण मिट्टी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर भी हमें प्राप्त होता है। चूने का जो पत्थर है वो सीमेंट उद्योग में हमें काम में लेते हैं, और यहाँ से जो बलुआ पत्थर मिलता है वो लाल रंग का होने के कारण इसको इमारतों में उपयोग किया गया है। सांची का स्तूप, दिल्ली के लाल किला बनाया गया है, जामा मस्जिद, आगरे का किला, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, यहाँ के जो भी यहाँ पर जो भी बनाए गए हैं वो किससे बनाए गए हैं? इन्हीं लाल पत्थरों से बनाए गए हैं। बलुआ पत्थर जो है उसी से बनाया गया है। तो ये किस क्रम के चट्टानों से प्राप्त होता है हमें? तो यह चट्टानों से विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। और इन्हीं चट्टानों से हमें पन्ना तथा गोलकुंडा के हीरे प्राप्त हुए थे। ठीक है, प्राप्त होते हैं। पन्ना तथा गोलकुंडा के हीरे प्राप्त होते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करते हैं तो निर्माण कब हुआ इसका? ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरेसिक युग के बीच में हुआ। अब मैंने जो थोड़ी देर पहले वो पढ़ाई थी क्या, भूगर्भिक समय सारणी, तो उसको पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये समय कौन सा है। ठीक है, तो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरेसिक युग के बीच में इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। कोयला के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, और भारत का लगभग 90% से अधिक कोयला इन्हीं क्षेत्रों से, इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है, गोंडवाना चट्टानों से। और ये चट्टानें परतदार चट्टानें हैं। ठीक है, और इनमें मछलियों के और रेंगने वाले जीवों के हमें अवशेष भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, ठीक है, मछलियों के और रेंगने वाले जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। और इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ है। ठीक है, घाटियों में जब नदियां आती है तो अपने साथ में जो भी पदार्थ लेकर के आती है वो एकत्र हो गए, और इसी प्रकार से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, विस्तार की बात करें, दामोदर, राजमहल, महानदी और गोदावरी व इसकी सहायक नदियों में इसका क्षेत्र बहुत मिलेगा हमें। और कहाँ मिलेगा? कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, सोन घाटी, वर्धा घाटियां आदि इन क्षेत्रों में भी हमें सर्वोत्तम रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, और बात करें बाह्य प्रायद्वीप की तो कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम, असम, इन क्षेत्रों में भी हमें देखने को मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, दक्कन ट्रेप की बात करते हैं अब। दक्कन ट्रेप, ठीक है, निर्माण कब हुआ था? मेसोजोइक महाकल्प के क्रीटेशियस कल्प में हुआ था। तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले भूगर्भिक समय सारणी, उसी के आधार पर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेसोजोइक महाकल्प में के क्रीटेशियस कल्प में हुआ है, क्रीटेशियस काल में हुआ है। तो मेसोजोइक महाकल्प में अपन ने 3 देखे थे काल। कौन कौन से 3 काल देखे थे? ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रीटेशियस। ठीक है, तो उनमें से आप देख सकते हैं। तो अगर भूगर्भिक सारणी हमें यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, इसीलिए हमें पढ़ लेना चाहिए। बेस है वो एक तरीके से चट्टानों का। ठीक है, विदर्भ क्षेत्र की बात करें तो ये जो चट्टानें हैं, दक्कन ट्रेप की जो चट्टानें हैं, विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरबारी उद्भेदन से लावा का उद्गार होता है और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल जाता है। अब बात करोगे कि विदर्भ क्षेत्र कौन सा होता है, तो विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र के इलाका को लिया जाता है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो उस क्षेत्र में क्या होता है? ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से क्या होता है? लावा का उद्गार हुआ, और वो लावा क्या करता है? चारों ओर बिछता चला गया और 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैल गया। कुछ जगह पर इन चट्टानों की बात करें तो इन चट्टानों की 600 से 1500 मीटर गहराई तक इनका जो मोटाई मिलती है, और कुछ जगह पर हमें 3000 मीटर तक की भी मोटाई मिलती है। और बेसाल्टिक लावा और डोलोमाइट का जमाव हमें देखने को मिलता है 3000 मीटर तक, 600 से 1500 मीटर, और लगभग कुछ जगह पर 3000 मीटर तक की बेसाल्टिक और डोलोमाइट का हमें जमाव देखने को मिलता है। विस्तार, मुख्य रूप से इसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में है, और कुछ टुकड़ों में बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में हमें इसका विस्तार क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये थी हमारे भारत की कुछ प्रमुख चट्टानें और उनकी विशेषताएं, जो कि मैंने आपको बताई है। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी जानकारियां मैंने आपको बता दी है। तो कौन कौन सी चट्टानें पढ़ी हैं आज अपन ने? तो अपन ने दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ी है आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और कौन सी चट्टानें पढ़ी है? कुडप्पा क्रम की चट्टानें पढ़ी है, विंध्यन क्रम की चट्टानें पढ़ी है, और कौन सी पढ़ी है? गोंडवाना और दक्कन ट्रेप। ये चट्टानें हमने आज पढ़ी है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है।